Today topic is the use of the dimensional analysis. तो इसके पहले हमने देखा कि डायमेंशन यानी क्या और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट होता है या किसी भी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब इस डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशन का यूज़ हम 3 यूज़ देख रहे हैं. ठीक, अब वन बाय वन हम ले रहे हैं. जैसा फर्स्ट यूज़ है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन. किसी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस, उसका करेक्टनेस हम चेक कर रहे हैं कि दीज फिजिकल इक्वेशन आर गिवन फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास एक फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा. जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिया है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन. आपने 10th तक पढ़ा है काइनामेटिकल इक्वेशंस. 3 काइनामेटिकल इक्वेशंस होते हैं. अब जब भी कोई फिजिकल इक्वेशन दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो टर्म है फिजिकल क्वांटिटी वो किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट की गई है. जैसे v एंड u इज़ द वेलोसिटीज़. यानी अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिवाइज कर देती हूँ कि जैसा सपोज हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि एक पत्थर लिया और वो पत्थर को ऊपर से फेंक दिया गया. ठीक है, पत्थर उसको ऊपर से फेंक दिया गया और वो ग्राउंड में आके ऐसा गिर गया. ये स्टोन है. अब ड्यूरिंग द मोशन सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन, उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी u थी और वो t टाइमिंग में यहाँ पहुँच गया. ठीक, और उसकी वेलोसिटी हो गई v. ये इनिशियल वेलोसिटी और ये अब हो गई फाइनल वेलोसिटी. ये है इनिशियल और ये फाइनल. दैट मीन्स u एंड v आर द वेलोसिटीज. ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई. एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर बॉडी और स्टोन मूव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द a. तो डायमेंशन के समय भी मैंने आपको बताई थी कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन. यानी अब यहाँ जैसा हम देख रहे हैं कि इस मोशन में एक स्टोन या एक पार्टिकल को जब ऊपर से नीचे फेंका गया, उसकी सपोज इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई. अब कब t टाइमिंग में उसका उस समय पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल a से हम उसको डिनोट कर रहे हैं. तो नाउ ऑन दैट बेसिस अब ये हो गया काइनामेटिकल फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन. तो ये दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी v शुड बी इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी. ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो v और u जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इसमें v और u जो है ये वेलोसिटीज है, ये है फाइनल और ये है इनिशियल. ये इनिशियल हो गया. ठीक है, a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t इज द टाइम. तो इसलिए अब यहाँ जैसा हम इक्वेशन लिखा है हमने यहाँ पर कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए. जैसा हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन जब होता है तो वो चेक या सही कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा. सेम यहाँ पर भी हम यही देखेंगे. अब डायमेंशन के हेल्प से हम चेक कर रहे हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है. तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में जैसी टर्म दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में है वेलोसिटी, तो अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v ले लिया. v का डायमेंशन हमने प्रीवियस टॉपिक में देखे थे वेलोसिटीज, क्योंकि v इज द वेलोसिटी है. डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन. यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एल टी माइनस वन. नाउ अब राइट हैंड साइड में दो टर्म है u प्लस ए टी. अब u इज अगेन द वेलोसिटी, जब भी जैसा मैंने आपको बताई थी इनिशियल वेलोसिटी. तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम वही एल टी माइनस वन. अब ए टी का डायमेंशन, ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक है, ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है v अपॉन टी. v अपॉन टी होता है. और v का डायमेंशन अभी हम देख रहे हैं
डायमेंशन है उसका LT-1। v का डायमेंशन जो होता है वो हो गया a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो v/t होता है, और v का डायमेंशन LT-1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर t है। अब ये t जब ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, LT-1, और ये यहाँ इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो वो भी -1 होगा, यानी ये हो गया t-2, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2 इज द डायमेंशन फॉर द एक्सेलरेशन। अब ये डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन हो गया LT-2, इसलिए यहाँ पर देखो कैसा लिखा हुआ है, ये 80 हमें टर्म दिख रही है कि डायमेंशन ऑफ 80, तो डायमेंशन ऑफ ए लिया है LT-2, और उसमें अब डायमेंशन ऑफ टी है तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में यानी LT-2 ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, और ये टी एक और डायमेंशन यहाँ पर टी का आएगा, तो ये टी जो है तो ये मल्टीप्लिकेशन होने से LT-2 + 1 होगा, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ 80 a इंटू टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 -2 + 1 यानी -1, तो ये डायमेंशन ऑफ हो जाएगा 80। दिस इज द डायमेंशन ऑफ 80 जो राइट हैंड साइड की सेकेंड टर्म है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हुआ था ये, सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक टर्म था डायमेंशन ऑफ यानी u, तो डायमेंशन ऑफ u बन गया LT-1, और दूसरी टर्म थी 80, तो 80 का डायमेंशन भी क्या आ गया LT-1, यानी राइट हैंड साइड की जो दोनों टर्म है उनका डायमेंशन LT-1 और LT-1 ये सेम है, जो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है। इसका मतलब अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, therefore the left hand side डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इस स्टेप में लिख लिया हमने। तो अब यहाँ लिख रहे हैं एज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड आर द सेम द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिया हुआ इक्वेशन कैसा डायमेंशनली करेक्ट है। नाउ द सेकेंड यूज इज द टू establish the relationship between related physical quantities। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का के लिए डायमेंशन का यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल इन्हें जैसा देखो हम क्या बता रहे हैं कि टू इस्टेब्लिश द, यहाँ जैसा लिखा हुआ है टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी उसके बीच में रिलेशन बनाना है। उसके लिए हमने एक इक्वेशन ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, द पीरियड ऑफ T ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड जो होता है, जो T होता है, वो उसके सिंपल पेंडुलम के लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड होता है। सो लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन द T, L एंड G, यानी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हो गई कि एक सिंपल पेंडुलम ले लिया हमने इस तरीके से। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये ऐसा यहाँ पर फिक्स कर दिया एक स्ट्रिंग को, और उसका जो दूसरा जो एंड है यहाँ उसके दूसरे एंड में ऐसा एक बॉब, इसको बॉब कहा जाता है, वो लगा है। अब जब ये ऑसिलेट होगा, यानी इसको जस्ट पुश किए हमने, यहाँ से जस्ट जर्क किए, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किए, तो अब ये ऑसिलेट होगा। ठीक है, ये हमने देखते हैं हम कि जो वॉल वॉच होती है दीवार पे लगाने वाली घड़ी जिसमें पेंडुलम होता है, उसमें आप ये देखोगे इस तरीके का ऑसिलेशंस। तो जस्ट उसको जब फोर्स लगा, जर्क हुआ, तो नाउ इट स्टार्ट टू ऑसिलेट, वो इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो उसका जो एक ऑसिलेशन रहेगा, एक ऑसिलेशन हम किसको बोलेंगे, ये मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन से इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन में, सपोज ये पॉजिटिव एक्सट्रीम कहलाएगी, और अब
फिर वहाँ से फिर से मीन में आया, और फिर जब वो निगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा इस साइड में, ये निगेटिव एक्सट्रीम हो गया, ठीक, ये निगेटिव साइड हो गई और ये पॉजिटिव साइड हो गई। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ जब जैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, और जैसा मैंने आपको बताई, तो ये यहाँ गया, यहाँ से फिर और मीन होते हुए इधर आया, और फिर वहाँ से जब वो फिर से मीन में आएगा, तो ये जो पाथ है दिस दिस एंड दिस, इसको लगने वाला जो टाइम है उसको कैपिटल टी कहा जाता है। दिस इज द वन ऑसिलेशन एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज एन पीरियड। तो नाउ दिस पीरियड इज डिपेंड अपॉन, ये जो पीरियड होता है ये पीरियड उस पेंडुलम के लेंथ पे, यानी ये जो स्ट्रिंग हमने लगाई उसकी जो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ रहेगी टिल द सेंटर ऑफ दैट बॉब, उस बॉब के सेंटर तक जो लेंथ जो रहेगी यहाँ तक, दैट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में ये ऑसिलेट होगा, इस पर ये टी डिपेंड करता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिए बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, अभी हमको नहीं पता डायरेक्टली इनवर्सली, इसलिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये भी नहीं पता कि एल के कितने पावर्स के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल ए लिख लिया और यहाँ स्मॉल बी लिख लिए, ठीक है। तो वैसा ही अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आप देख रहे हो कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर ए, एंड टुगेदरली अब लिखा हुआ है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी। अब इक्वेशन बना टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, जी टू द पावर बी। नाउ व्हेन दैट प्रोपोर्शनलिटी t is directly proportional to L to the power a, g to the power b, when proportionality is change into the equality, जब ये equality में change होगा यानी कैपिटल T इज इक्वल्स टू होगा k L to the power a, g to the power b, ठीक, where k is the constant of proportionality। अब ये जो L का पावर a है और g का पावर b है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप में जैसा हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास t इज इक्वल्स टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। तो t का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ t, दोनों साइड के हम डायमेंशन निकालेंगे, तो यहाँ हो गया डायमेंशन ऑफ t, तो t यानी अगेन इट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी पीरियड टाइम, इसलिए हम और m और l की टर्म नहीं है, तो m0 l0 टी टू दी पावर -1 टी टू दी पावर +1 एज इट इज, यहाँ जैसा का वैसा लिखेंगे हम ये डायमेंशन ऑफ टी, ये वाली स्टेप हो गई, ठीक। अब के कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन। अब एल, डायमेंशन ऑफ एल, एक ही टर्म है लेंथ, इसलिए L1 लिखा और टू द पावर a, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगेन इट इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन जैसा हमें पता है, हमने डायमेंशन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा LT-2, इसलिए LT- टू द पावर b ऐसा लिख लिया। अब ए को मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, पावर है इंडाइसिस के रूल के हिसाब से, और बी को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी क्या हो जाएगा यहाँ एल, यानी क्या हो जाएगा L1 टू दी पावर a, और ये कैसा है LT टू दी पावर -2, और ये है पावर b, तो ये L और ये L, यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा L टू दी पावर a, और यहाँ L टू दी पावर b T टू दी पावर -2b। अब ये दोनों L इंडाइसिस के रूल के मल्टीप्लिकेशन में है,
तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एल ए प्लस बी टी टू द पावर -2b, ये डायमेंशन हो जाएगा। ओके, अब इसलिए इस स्टेप में ऐसा लिखा हुआ है m0, वैसे भी m का पावर 0 था इसलिए ये यहाँ पर स्किप कर दिया है, तो ये L0 t टू द पावर -t⁻1, और ये k, और ये अभी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन की थी L टू द पावर a प्लस बी और t टू द पावर -2b। अब कंपेयर करेंगे हम, तो ये कंपेयर किसका किसके साथ होगा, L के पावर के साथ L का और t के पावर के साथ t का। तो यहाँ 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस बी, ये वाली स्टेप। तो जब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू -2b, b प्लस बी को इस साइड लेके आ गए तो -2b, यानी a इज इक्वल्स टू -b हो गया। ओके, नाउ अब दूसरा यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि 1 दिस 1 इज इक्वल्स टू -2b, तो दैट्स वाई अब यहाँ हमने ले लिया -2b इज इक्वल्स टू 1, तो देयर फोर b इज इक्वल्स टू, स्टेप सॉल्व करेंगे ये -2 इधर आ जाएगा तो -1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में जाएगा 2 और माइनस साइन एज इट इज, यानी b इज इक्वल्स टू, इक्वेशन कैसे बना, b इज इक्वल्स टू -1/2 ये मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ, इस इक्वेशन में, यहाँ a इज इक्वल्स टू -b में, तो जब b इज इक्वल्स टू हमें मिला -1/2, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो a इज इक्वल्स टू -1/2, यानी क्या मिलेगा हमको 1/2, यानी b इज इक्वल्स टू मिल गया -1/2 और a इज इक्वल्स टू मिल गया +1/2। अब ये दोनों वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन जहाँ हमने a और b लिए थे। तो नाउ आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये टर्म मिल जाएगी, ये t इज इक्वल्स टू k, दिस इज द t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर 1/2 g टू द पावर -1/2। अब ये -1/2 होने से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे जाएगा और 1/2 के पावर को स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ये स्टेप मिल रही है हमें कि t इज इक्वल्स टू k √L/g। तो दिस वन इज एन रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी, जब इक्वेशन हमें कैसा मिल गया, k t इज इक्वल्स टू कैपिटल T इज इक्वल्स टू k √L/g। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी लेंथ एंड द एक्सेलरेशन विद द पीरियड। तो ये इक्वेशन मिल गया, लेकिन k इज द कांस्टेंट होता है ना, k वैल्यू ऑफ k इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जब फाउंड की गई वो वैल्यू मिली 2/π, इसलिए ये 2/π वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो कैपिटल T इज इक्वल्स टू मिल गया 2/π √L/g। नाउ द थर्ड यूज, दैट इज द टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर निकालना बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। यानी जैसा हमने देखे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, CGS MKS, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग सिस्टम में यानी दूसरे सिस्टम में दूसरे यूनिट, उसका दूसरा यूनिट फाइंड आउट करना, तो व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर। जैसे हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर, तो ये 100 जो है इट इज़ नथिंग बट द कन्वर्शन फैक्टर, ये कन्वर्शन फैक्टर हो गया। यानी सपोज हमें, जैसा मैंने आपको बताया 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻², यानी एक के बाद जितने जीरो रहेंगे वो 10⁻² हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में लेकर जाने के लिए कन्वर्शन फैक्टर क्या हो गया, 10⁻² हो गया।
तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि सपोज वी वांट टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर फॉर द वर्क। हम वर्क के लिए कन्वर्शन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये हो गया 1 जूल। जैसा वर्क का एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है जूल, जबकि सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है अर्ज। अर्ज कहा जाता है ERG, अर्ज। तो अब वही कन्वर्शन फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज, कितने अर्ज होता है, यानी ये कन्वर्शन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए वर्क लिया, तो इसलिए अब हमने यहाँ इक्वेशन ले लिया कि सपोज 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ज। हमें नहीं पता अभी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगेन विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, यानी लेफ्ट हैंड साइड का हम डायमेंशन, राइट हैंड साइड का दोनों टर्म जूल और अर्ज इज द यूनिट ऑफ द वर्क एंड दैट्स वाई द दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे। यानी अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 सफिक्स लिया है और राइट हैंड साइड के लिए 2 सफिक्स लिया है, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। और डायमेंशन MLT फॉर्म में लिया हुआ है। तो वर्क का डायमेंशन इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था डायमेंशन कैसे निकालना। तो वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। तो दोनों साइड में M1 L2 T-2। और ये नीचे के सफिक्स कौन से, ये फॉर द लेफ्ट हैंड साइड और ये फॉर द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 1 1 लिया है, यहाँ राइट हैंड साइड के लिए 2 2 2 लिया है। ओके, और ये x जो कैलकुलेट करना है, इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ज, तो ये राइट हैंड साइड में लिख लिया सपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिख लिया इस साइड में, और x एज इट इज़ ये हो गया राइट हैंड साइड के लिए, ये हो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये राइट हैंड साइड के लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए, और x को एज इट इज़ लिख लिए क्योंकि उसी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x को निकालना है तो ये जो डायमेंशन है इधर चले जाएंगे, यानी अपॉन में जाएंगे। तो अपॉन में जाएंगे यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की के डायमेंशन एज इट इज़ है, तो इसलिए ये ऊपर आ गया 1 M1 L2 T-2, लेकिन ये सफिक्स में 1 है, यानी इस साइड का डिवाइडेड बाय, अब ये इधर जाएगा, ये वाली जो टर्म है, तो इसलिए अगेन M1 L2 T-2, लेकिन यहाँ सफिक्स में 2 लिखे हुए हैं क्योंकि इस साइड के राइट हैंड साइड की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में चले गए, तो x इज इक्वल्स टू ये मिलेगा। तो दोनों भी डायमेंशन के फॉर्म में। अब जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है उसको एक साथ लिख लिया हमने, जैसा मास ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और दोनों के पावर कितने हैं 1, और ये अगेन ये लेंथ में L1 L2 दोनों के पावर है 2, और ये T में T1 T2 दोनों के पावर है -2, तो ये -2 लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट करना था कि x की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, CGS में वैल्यू कैलकुलेट करना है कि CGS फैक्टर कितना है। जूल इज़ द MKS फैक्टर, ये MKS यूनिट है जूल वर्क का, और ये अर्ज CGS यूनिट है। तो इसलिए हम ये जो MKS में जो लिखा हुआ है उसको CGS में लिखेंगे। तो वो कहाँ लिखा है, जैसा हमें पता है यहाँ ऊपर वाली ये वाली स्टेप में, इस स्टेप में M1 इज़ फॉर द MKS सिस्टम, तो ये kg मास, L1 MKS में मीटर और T सेकेंड, और नीचे वाला CGS के लिए था, तो CGS यूनिट मास का ग्राम और लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का तो सेकेंड, दोनों का सेम है। तो दोनों का सेम होने से ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं हम यहीं पर। अब यहाँ देखिए, अब हमको CGS कन्वर्शन फैक्टर लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, kg को ग्राम में लिखेंगे। तो 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ ग्राम, यानी 1000 ग्राम, 10⁻³ एंड 1000, 1 2 3 0 को जो हम लिखते हैं 10⁻³, तो 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम यानी 10⁻³। और इसलिए यहाँ कैसे लिखा हुआ है, ये 10⁻³ ऊपर भी अब kg का ग्राम हो गया और ग्राम एज इट इज। सिमिलरली जैसा जब भी मैंने आपको बताई थी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो ये 1 मीटर को
ये मीटर कोई जगह यहाँ 100 आ गया और इसलिए अब यहाँ सेंटीमीटर आ गया, ठीक। और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसको 1 10⁻⁻², तो इसका 1 आया, यानी कोई मतलब ही नहीं है। तो बचे कौन से, ये 10⁻³ और ये 100, यानी 100 को लिखेंगे 10⁻², लेकिन यहाँ 10⁻² और फिर उसमें पावर कितना है 2, यानी 10⁻² और ये 2, यानी 10 इंडाइसेस के रूल के हिसाब से 10⁻⁴ हो गए, या 100 × 100 कितना हो गया 10⁻² का भी स्क्वायर है ये, यानी ये हो गया इंडाइसेस के रूल के हिसाब से 10⁻⁴ हो गया। तो इसलिए यहाँ 10⁻⁴ और ये 10⁻3, तो ये हो गया 10⁻7, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 10⁻7, एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट द 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज। यानी इस तरीके से हमने एमकेएस यानी वर्क का जो यूनिट है जूल एमकेएस सिस्टम में, उसको सीजीएस में कन्वर्ट किया और कन्वर्शन फैक्टर कितना मिला हमें 10⁻7। तो इन दिस वे वी कैन calculate, find out the conversion factor of any physical quantity from one system to another system with the help of the dimensional analysis। तो इसलिए यहाँ थर्ड जो लिखा हुआ है कि to find the conversion factor between the units of the same physical quantity in two different system of unit, two different system of unit, दो अलग अलग system of units में। तो इसके 3 यूज़ हो गए, जैसा मैंने पहला बताई, टू चेक द करेक्टनेस, किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक सही है या नहीं वो चेक करने के लिए। दूसरा है रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी में। और तीसरा है टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस।